क्या हालचाल है बच्चों? चलिए स्टार्ट करें। पिछली क्लास में हमने अमीनो एसिड स्टार्ट किया था। बायोमोलिक्यूल के दो सेगमेंट्स थे। अमीनो एसिड स्टार्ट किया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, छोटे मोटे थोड़े से एग्जांपल्स लिए थे और क्लासिफिकेशन किया था। आपको सीट मिल गई होगी बायोमोलिक्यूल की, उसमें थ्योरी पूरा दिया हुआ है और उसमें मैंने आपको बोला था कि लगभग 21 अमीनो एसिड्स की टेबल है। वो टेबल आपको अपनी थ्योरी कॉपी में बनानी है, ठीक है। 4 कॉलम है उस टेबल में। पहले में नाम है अमीनो एसिड का, दूसरे में शॉर्ट फॉर्म है, नाम का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, थर्ड में अमीनो एसिड है, फॉर्मूला उसका आई मीन स्ट्रक्चर, फोर्थ में है एक पॉइंट आइसोलेक्टिक पॉइंट, उसे हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखें ये 20 से 21 अमीनो एसिड आपकी सीट में है, जिसे आपको अपनी थ्योरी कॉपी में बहुत आराम से तसल्ली से बनाना है और एक हफ्ते के अंदर मतलब 7 दिन के अंदर मतलब 2 से 3 अमीनो एसिड पर डे आपको याद करने। उसमें से 2, 3, 4 आप रिलेट करते हुए चलिएगा। सारे अल्फा अमीनो एसिड है, तो अल्फा अमीनो एसिड वाला सेगमेंट तो सब में फिक्स होगा। उसके अलावा जो चेन साइड चेन डिफर कर रही है उस पर फोकस करें, आप जल्दी से उसे कर लेंगे, ठीक है। आज हम उसके आगे चलेंगे। आपने पिछली क्लास के बाद वो टेबल बनानी थी और टेबल के बाद अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। इसके बाद आपको करना है प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसके बाद करना है प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड मेरे भाई ये भी आपका एक तरीके का होमवर्क होगा। प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड ये भी एक तरीके का होमवर्क है, बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं क्योंकि यहां जो रिएक्शंस हैं ये सारी रिएक्शंस वो हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं, किसी ना किसी चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड में पहला मेथड, फर्स्ट मेथड है वो है बाय गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस से, ठीक है। अमीन हटा दो, यहां सिंथेसिस कर दो केवल, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो मेरे भाई ये अमीन में पढ़ा था आपने, अमीन का एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता था। तो चलिए मैं आपको यहाँ रिएक्शंस दे रहा हूँ, बहुत आराम से कर सकते हैं आप देखिए ये है गैब्रियल थैलिमाइड है, थैलिमाइड, ठीक है। और इस पर आप क्या करें, पहले QH डाल दें, सॉल्ट बन जाएगा। सेकेंड पर आप क्या करें, एक हैलाइड डालें, ये है आपका COO, देख सकते हैं आप। और थर्ड पॉइंट क्या है, ये होगा एक्वस HCl। एक्वस HCl इज नथिंग, इट्स अ हाइड्रोलिसिस। मेरे भाई आपको याद होगा Cl की जगह NH2 आता था हाइड्रोलिसिस के बाद। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पार्ट भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको यहां आंसर मिलने वाला है ग्लाइसिन, आपको यहां आंसर मिलने वाला है ग्लाइसिन। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है, इस बिल्कुल रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं। तो आप 4-4 लाइन का गैप करके इसका सॉल्यूशन भी करिएगा, ठीक है। ये एक मेथड है अमीनो एसिड के फॉर्मेशन का, चेक करें इसे सारे लोग। अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, चलिए एक और करेंगे। मेरे भाई आपको याद हो अगर हम करते हैं तो एक मेथड और है, ये एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। मेरे भाई मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और ध्यान दें, एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। क्या आपको HVZ याद है? HVZ सम सॉर्ट ऑफ, हम इसमें क्या करेंगे, बाय HVZ भी यूज करेंगे। चलो रिएक्शन देखो, मैंने आपको दिया है प्रोपेनोइक एसिड, लुक एट दिस, इट्स अ प्रोपेनोइक एसिड। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है वही बताइए, क्या था, रेड P Br2, HVZ रिएक्शन। और HVZ रिएक्शन के बाद सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है, अमोनिया एक्सेस करना है। वैसे भी सोचिए यहां आप NH2 लाना चाहते हैं तो क्यों ना पहले यहां लिविंग ग्रुप क्रिएट कर ले। एसिड के अल्फा कार्बन पे लिविंग ग्रुप क्रिएट करना HVZ का काम। तो मेरे भाई जब ये क्रिएट करिएगा तो यहां Br आ जाएगा और अमोनिया से हमने उसका क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन।
तो मेरे भाई आप देख सकते हैं इस टाइप का अमीनो एसिड मिलेगा। हालांकि यहां अमोनियम सॉल्ट होगा, अमोनिया एक्सेस है तो होगा अमोनियम सॉल्ट, लेकिन आप ये समझ पा रहे हैं कि काफी हद तक हम एलेनाइन या एलेनीन तक पहुंच गए हैं। एलेनीन का अमोनियम सॉल्ट है, इट्स अमोनियम सॉल्ट ऑफ एलेनीन। ये एक आपका अमीनो एसिड है, वो काफी पॉपुलर अमीनो एसिड है। एक मैं क्वेश्चन और देना चाहूंगा आपको, ये है डायएथाइल मैलोनेट से, डायएथाइल मैलोनेट से, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे डैम। क्या है मेरे भाई? डायएथाइल मैलोनेट से डैम बोलेंगे हम। और देखिए जरा इसमें कैसे बनाएंगे हम, ETOOC, ETOOC। इसमें जो बीच में कार्बन है इसके दोनों H एसिडिक है, बीच में जो कार्बन है इसके दोनों H एसिडिक है मेरे भाई। ध्यान से अगर देखें तो हम इसके H को टारगेट कर सकते हैं, इसके H को टारगेट कर सकते हैं, उस H को हटा के वहां हम अपनी मन माफी चीजें लगा सकते हैं। तो हमें एक तो एमिनो एसिड बनाना है तो NH2 क्रिएट करना पड़ेगा, सही है। और कोई सब्स्टिट्यूएंट और लगाना चाहते हैं आप तो आप वो भी यहां पर बड़े आराम से लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या लगा सकते। पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के देता हूं। पहले आप ले लीजिए NaOET। NaOET क्या करेगा, यहां से H लेगा। सेकेंड पॉइंट पर आप क्या कर लें, PHCH2Cl। अब जो माइनस आया है वो SN2 कर लेगा, PHCH2Cl के साथ क्या कर लेगा, SN2 कर लेगा। सारे लोग देखें SN2 करेगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड नंबर पर एक और H है, दो H हैं, दोनों H एसिडिक है, तो हमने फिर NaOET डाल दिया, फिर वो H भी निकला, अभी उधर आ गया माइनस। और मेरे भाई चौथे नंबर पे मैंने डाल दिया Br2। वो जो माइनस है वो Br2 पर SN2 कर लेगा, SN2 कर लेगा तो वहां आ गया Br। क्या आ गया मेरे भाई, Br। Br को NH2 में कैसे चेंज करेंगे, अमोनिया से क्या करा दीजिए बोलिए, अमोनिया से क्या कराना है, SN2। Br हटा NH2 आ गया मेरे भाई। अब देखो ईस्टर को हम हाइड्रोलाइज करें तो एसिड आ जाएगा, एक ही कार्बन पर दो एसिड, याद करो जेंटल हीट करके वो CO2 छोड़ता था। तो 6 पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। और अगला है मेरे भाई हीट या जेंटल हीट कर सकते हैं। सो यू वुड गेट व्हाट, जरा ध्यान से देखना, प्रोडक्ट को एक नजर देखो, मजा आ जाएगा। COOH CH, इसमें होगा NH2 CH2PH। मेरे भाई ये कंपाउंड और इस कंपाउंड में बस फिनाइल का फर्क है। सो दिस इज योर फिनाइल एलेनीन, फिनाइल एलेनीन। ये सारी रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शंस हमने पहले की हुई हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं लीजिए, आराम से हो जाएगा। ओके, ये सब आपकी सीट में, मैं बस चाह रहा हूं कि आप एक बार इसे अपनी कॉपी में भी लिखें और इस पर पेन चलाएं, प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक और मेथड मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखें सारे लोग, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ मेथड, और इसे बुक्स में बोला जाता है स्टिकर सिंथेसिस। अमीनो एसिड इससे भी बनता है, स्टिकर सिंथेसिस। क्या करते हैं, बहुत आसान है दोस्त, ये तो आपके बाएं हाथ के काम के बराबर है, खटाक से निपटा दीजिएगा। क्या तुमने वो NH2Z वाली रिएक्शन पढ़ी है, NH2Z वाली रिएक्शन? तो मेरे भाई यहां डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH, बोलो याद है, डबल बॉन्ड NH। डबल बॉन्ड NH से देखो हमने एमीन बनाने की तैयारी तो कर ली, अब एसिड ग्रुप लाना है। क्या तुम्हें याद है NaCN HCN, वो डबल बॉन्ड NH ग्रुप पर CN- ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा तो बताइए आपको ये मिलेगा या नहीं। और अब मेरे भाई आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, ये एसिड हो जाएगा। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस तो आती है ना दोस्त, तो बहुत आराम से आप देख सकते हैं ये आ गया। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पर कुछ नया नहीं करना है, एक्वस HCl डाल दो, यू वुड गेट अमीनो एसिड, ठीक है।
और आर आप देख लो अपने हिसाब से रख लो, आर आर हाइड्रोजन रखोगे तो ग्लाइसिन आ जाएगा, मिथाइल रखोगे एलेनिन आ जाएगा, और अगर बेंजाइल रखोगे तो फिनाइल एलेनिन। तो बहुत आसान है यार। These are the methods actually अमीन और एसिड की रिएक्शंस तो हम पहले कर ही चुके हैं, इसलिए बहुत आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन है, उसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट करेंगे। याद रखना इन सारी रिएक्शंस को आप लोग कंप्लीट करेंगे, ये नाम याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कूप सिंथेसिस, आइए कूप सिंथेसिस में देखिए हम क्या करने वाले हैं, सारे लोग देखिएगा। HBZ इसमें इन्वॉल्व है, HBZ starting with a acid like CH3 COOH। सारे लोग देखो, पहला है रेड PBr2, यहां Br लग गया, यहां लग गया Br। अब Br लगने के बाद एक याद करो, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में एक ऑक्सीडेशन था बाय DMSO सोडियम बाइकार्बोनेट। याद करो THCl DMSO सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मेरे भाई Br को हम केवल DMSO बाइकार्बोनेट से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो पहले लगा होगा Br, उसके बाद हो गया ऑक्सीडेशन, तो मेरे भाई ये आ गया C डबल बॉन्डो C डबल OH। अब मुझे यहां एमीन क्रिएट करना है, एमीन। तो मेरे भाई मैं NH2Z वाली रिएक्शन ले सकता हूं, तो यहां डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। तो मैंने थर्ड पर डाल दिया है अमोनिया, अब यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड N टाइप का। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस करना है, तो मेरे भाई आप ले सकते हैं SBH एंड यू वुड गेट ग्लाइसिन हेयर। रेड PBr2 क्या करेगा बताओ जरा, रेड PBr2 यहां Br लगाएगा अल्फा पर, HBZ है। DMSO बाइकार्बोनेट क्या करेगा, उसे डबल बॉन्ड O बनाएगा। अमोनिया क्या करेगा, NH2Z वाला डबल बॉन्ड N बनाएगा, और SBH इमीन को एमीन में रिड्यूस कर देगा, सो यू गेट ग्लाइसिन। ध्यान से देखें सारे लोग, बोर्ड पर देखें, 5 रिएक्शंस हैं, इन्हें पूरा कर लीजिएगा। वैसे आंसर्स तो पता ही है आपको, फिर भी इन्हें ध्यान से देखें। आइए बच्चों, तो हम एमिनो एसिड के बारे में बेसिक्स जान चुके हैं, उसमें बहुत सारी एक टेबल में हमने बहुत सारे एमिनो एसिड्स लिख भी लिए हैं, और एमिनो एसिड्स को बनाया कैसे जाता है उस पर भी हमने बात कर ली। मेरे भाई अब हम बात करेंगे एमिनो एसिड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। हेडिंग डाल लें, सारे लोग हेडिंग डाल लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। अब यहां पर बात होगी जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, सारे लोग देखें। स्टार्टिंग इट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। सारे लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। यूजुअली एमिनो एसिड को कैजुअल एटीट्यूड में कैसे बना दिया जाता है वो हम उस पर यहां पर लिखेंगे, इस चीज को चर्चा करेंगे। यूजुअली एमिनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज, सारे लोग देखें, कहीं ना कहीं हम आज उस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात बोली थी कि एमिनो एसिड एक्चुअली ज्विटर आयन होता है, प्लस एंड माइनस, NH3 प्लस COO माइनस में एग्जिस्ट करता है। तो आज हमें वो फैक्ट्स पता चलेंगे जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में है, केमिकल प्रॉपर्टीज में है, जिनसे हमें ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि भाई साहब नहीं होता जिस तरीके से हम मानते हैं एमिनो एसिड को। यूजुअली एमिनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज RCH NH2 COOH। ठीक है, ये हम यूजुअली मानते हैं कि ऐसा होता है एमिनो एसिड। लेकिन यहां मैं पॉइंट वाइज कर लेता हूं, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ध्यान से सुनना। लेकिन जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करती। इसे लिख सकते हैं
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड chemical properties never support this structure या this representation of amino acid. अब आप कहोगे अरे भाई कौन से प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात करते हैं, अमीनो एसिड्स। मेरे भाई ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट नहीं करते, तो मैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपके सामने लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सो यहां पर लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें, वहां हेडिंग तो ऊपर पड़ी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे लोग ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज है, ये अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तो वी कैन मेंशन इट, लिखो सारे, चालू करो, राइट इट। अमीनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मैं यहां पर लिख देता हूं। अमीनो एसिड की बात हो रही है, ये होते हैं नॉन वोलाटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। चलिए अभी धीरे धीरे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट हम लिखेंगे, उसमें आएगा ये। एंड ये मेल्ट जब होते हैं, मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट डिकम्पोजिशन हो जाता है इनका मेल्टिंग के टाइम पर, मेल्ट विद डिकम्पोजिशन एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टी मतलब टेम्परेचर। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये समझने वाली बात है मेरे भाई। आर देखें, अभी कोई इसमें चार्ज वार्ज तो दिखना है, यूजुअली हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होता है। अमीनो एसिड्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्वेबल होते हैं, तो मैं दोनों बात लिख रहा हूं। पहले बता रहा हूं ये इनसॉल्युबल, ध्यान से देखें, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये सरप्राइजिंग बात है, insoluble in non-polar solvents, क्योंकि most of the organic covalent compounds, इवन मैं आपसे पूछता हूं, चलो मुझे बताओ, बेंजोइक एसिड, बेंजीन पर COOH, याद करो हमने जीओसी में पढ़ा हुआ है, बेंजोइक एसिड ईथर में सॉल्युबल होता है। एनिलीन, बेंजीन पे लगा हुआ NH2, वो किसमें, वो भी ईथर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि आपको याद हो इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत बड़ा था, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते थे। मेरे भाई ये इनसॉल्युबल है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि इसे सॉल्युबल होना चाहिए था, ऐसा स्ट्रक्चर है तो, ठीक है। सॉल्वेंट्स दिए हुए हैं यहां पर कुछ, लाइक आपको पता है ईथर, बेंजीन, सही है, और बताइए क्या है, पेट्रोलियम, ईथर होता है, ठीक है, ETC। अब बताइए ये कैसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? ये अमीनो एसिड्स हैं हाईली सॉल्युबल इन जल, वाटर में हाईली सॉल्युबल। मेरे भाई वाटर में सॉल्युबल होने के लिए आपको बहुत जबरदस्त डाइपोल मूवमेंट आपके पास होना चाहिए, चार्ज स्पीशीज, यही चीजें होती हैं जो हाईली सॉल्युबल होती हैं। तो आप देखिए सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं किस तरफ इशारा कर रहे हैं आपको समझना होगा, सारे लोग ध्यान से देख लें इसे। चलें आगे। ओके, अब एक चीज देखें, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए, अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, सारे लोग देखें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड जो होता है ये बहुत ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स सो हाई डाइपोल मोमेंट। अभी बात करेंगे इसकी और मेरे भाई एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम मान लें
अगर हम मान लें कि ये स्ट्रक्चर सही है, अगर हम मान लें ये स्ट्रक्चर सही है, तो कुछ पीके वैल्यूज को देखते हैं। लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है RCH, इसी को ले लेते हैं NH2CH, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर है, और मेरे भाई एक मैंने इसका ज्विटर आयन ले लिया, जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं उतनी देर से, NH3+COO-। क्लियर? मेरे भाई एक बात बताओ, नॉर्मली बेंजोइक एसिड का आप देखें पीके कार्बोक्सिलिक एसिड का 10 की पावर -5 -4 के ऑर्डर का होता है। मेरे पास वैल्यूज हैं, मैं वैल्यूज आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली वैल्यूज किसके आसपास की होती है? नॉर्मल केस में अगर हम बात करें के एंड केबी की, तो ये मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। एमिनो एसिड ये है आपका, ये एमिनो एसिड है, और ये इसकी ज्विटर आयन फॉर्म है, ज्विटर आयन फॉर्म। सारे लोग देखिएगा, तो फॉर नॉर्मल एसिड एंड बेसिस, ठीक है, फॉर नॉर्मल COOH, सारे लोग देखें, Ka का ऑर्डर, एंड फॉर नॉर्मल NH2 Kb का ऑर्डर। पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। ये डेटा आपने फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज किया होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो जो याद आ रहा है 10 की ये होता था आपका, इट वाज पीके होता था 4.18, पीके होता था 4.18, ये ऑर्डर में होता था समथिंग इनटू 10 की पावर -5 के ऑर्डर में होता था, और NH2 का Kb 10 की पावर -4 के ऑर्डर का होता था। ये है 10 की पावर -5 के ऑर्डर का, नॉर्मल केस में, अमीनो एसिड का नहीं बता रहा, नॉर्मल केस में फॉर अमीनो एसिड। आओ अब ये देखो और इस डेटा को एक्सप्लेन करने का प्रयास करो। फॉर अमीनो एसिड, सारे लोग सुनना, Ka जो आ रहा है और Kb जो आ रहा है, मैं यहां लिखूंगा दोनों K एंड Kb। तो अगर हम अमीनो एसिड के K की बात करें, तो अब आप देखिए ये इतना कम आ रहा है मेरे भाई, इतना कम कुछ कहने को नहीं। इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -10, ये देखो। एंड Kb जो आ रहा है, Kb की वैल्यू को देखें, ये 2.5 इंटू 10 की पावर -12। अब सारे सोचो कि भाई साहब NH2COOH जब नॉर्मल केस में है, जब NH2COOH नॉर्मल केस में है, तो भैया Ka 10 की पावर -5 यहां एमिनो एसिड के अंदर 10 की पावर -10, और Kb है 10 की पावर -4, यहां कितना हो गया 10 की पावर -12। इतना फर्क तो नहीं आ सकता, इतना फर्क नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ग्रुप ऐसे नहीं है जैसे इसमें दिख रहे हैं। These values actually suggest this structure. ये जो वैल्यूज हैं ये इसे सजेस्ट कर रही हैं। दरअसल ये Ka की वैल्यू COOH के लिए नहीं है, ये Ka की वैल्यू NH3+ के लिए है, और ये Kb की वैल्यू इट इज नॉट इन फेवर ऑफ NH2. It can be explained when we are considering this value for COO- because this is the basic group and this is the acidic group for this particular representation. ये वैल्यूज खुद इस स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि नॉर्मली NH2COOH का Ka Kb ये होना चाहिए। तो मेरे भाई hence proved we can say that these values, कौन कौन सी वैल्यूज मेरे भाई, वाटर के अंदर सॉल्बिलिटी, हाई डाइपोल मोमेंट का होना, और Ka Kb का ये ऑर्डर क्लियरली प्रूफ करता है दैट अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन फॉर्म। ये है एक्चुअल फॉर्म। ये तो हम बना देते हैं, जल्दीबाजी में बना देते हैं, बट दिस इज राइट। सो वी कैन मेंशन हियर दैट ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज suggest या can be explained only by Zwitter ion form of amino acid. So I think it's clear. Zwitter ion form of amino acid. Look at board, मैं इसे हटाऊंगा ताकि हम आगे का सेगमेंट पढ़ें। आई अभी हमने बात की अमीनो एसिड्स के ज्विटर आयन रिप्रेजेंटेशन के सपोर्ट में। द फैक्ट्स एंड डेटा विच बाय विच वी प्रूव्ड कि भैया
ऐसा ही होना चाहिए, ज्विटर आयन के फॉर्म में होना चाहिए। अब मेरे भाई जब हम किसी अमीनो एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो मेरे भाई हम मीडियम कंट्रोल करके ये देख सकते हैं कि ज्विटर आयन फॉर्म अमीनो एसिड का वो चेंज हो सकता है। कभी वो फॉर्म केटाइनिक हो सकता है, कभी वो फॉर्म एनायनिक हो सकता है। आइए एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सारे लोग देखेंगे। और अभी हम दो चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इस पर हम बात करेंगे लेकिन आराम से करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड एज पीआई। अब आपको ये क्या है, फास्फोरस और आयोडीन? नहीं, फास्फोरस आयोडीन नहीं है। डू यू नो पीएच? पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू की तरह पीआई है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए। अभी हम बात करेंगे इस पर, धैर्य के साथ करेंगे, एकदम रिलैक्स। अभी मैं जो बता रहा हूं सुनिए। मान लीजिए मैंने आपको अमीनो एसिड दिया, एक सिंपल अमीनो एसिड। लुक एट बोर्ड की हमारे पास है ये एक अमीनो एसिड, मैं आपको देता हूं आर सी एच, दिस इज योर NH3 प्लस, ओके, एंड दिस इज योर COO माइनस। ज्विटर आयन असलियत यही होती है, हमने प्रूव कर लिया, हमने बात कर ली। नाउ टेल मी कि अगर ये NH3 प्लस H प्लस छोड़ता है, यानी कि वी आर यूजिंग बेसिक कंडीशन, ऑब्वियसली वी आर यूजिंग बेसिक कंडीशन, अगर ये H प्लस छोड़ता है तो सच सच बताओ आपको क्या मिलेगा? ये आपको ये देगा या नहीं देगा? सारे लोग देखो, अगर ये H प्लस छोड़ता है तो ये किस कंडीशन में छोड़ेगा? मैं बेस लेकर आऊं, बेसिक कंडीशन, पीएच बढ़ाओ, पीएच बढ़ाओ। जैसे ही पीएच बढ़ाओगे तो मेरे भाई यू वुड गेट, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मैं लगा दे रहा हूं, कुछ आप यहां लिख सकते हैं Ka2 या Ka1, कुछ भी लगा सकते। ये H प्लस निकला, ये H प्लस निकला, ये आ गया। सोचो जरा अगर मैं और एसिडिक कंडीशन लाऊं, और एसिडिक कंडीशन, अगर मैं और एसिडिक कंडीशन लाऊं तो ये H प्लस लेकर आपको क्या दे सकता है? RCH NH3 प्लस एंड COOH। ये सारी चीज आराम से देख सकते हैं। या इधर से अगर मैं देखूं, इधर से देखो, ऊपर वाला मैंने लाइन ऊपर बनाई है, आई मीन बैक बनाई है, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूं। आई डोंट थिंक कि आप इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको। सेम चीज ही लिखी है दोस्त, सेम चीज लिखी है, इसे ऐसे देख लो। लुक एट दिस अमीनो एसिड, ये कब है? ये है हाईली एसिडिक कंडीशन में, ये है हाईली एसिडिक कंडीशन। पीएच बढ़ाओ, H प्लस छोड़ेगा, यहां आएगा, और पीएच बढ़ाओ और H प्लस छोड़ेगा, यहां आएगा। तो सारे लोग देख सकते हैं, दिस इज योर ज्विटर आयन ऑफ अमीनो एसिड। ये माइनस यहां बना लीजिएगा, ये है आपका ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। पीएच हमने बढ़ाया तो ये इधर आया, पीएच हमने घटाया तो ये इधर आया। ओके, तो मेरे भाई ये रीजन है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये केटाइनिक फॉर्म में रह सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय केटाइनिक? देयर इज अ नेट प्लस चार्ज। ये एक्वस सॉल्यूशन में एनायनिक फॉर्म में रह सकता है, लुक एट दिस, नेट नेगेटिव चार्ज। और ये ज्विटर आयन फॉर्म में भी रह सकता है। तो मेरे भाई आपका एक्वस सॉल्यूशन जो अमीनो एसिड का है, अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन कैसा बिहेव करेगा, ये डिपेंड करेगा उस समय पीएच क्या मेंटेन कर रखा है आपने। अगर बहुत कम पीएच होगा तो मेरे भाई केटाइनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी, केटाइनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी। बहुत ज्यादा पीएच रखा तो मेरे भाई एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी, एनायनिक फॉर्म। पीजे वाले ने कहा भैया अगर हम बीचों बीच का पीएच रखें, एक बैलेंस्ड पीएच रखें, तो उस समय ज्विटर आयन डोमिनेट करेगा, उस समय ज्विटर आयन डोमिनेट करेगा। इस चीज को समझे, बहुत आसान है। तो मेरे भाई ये है कैटायन, देख सकते हैं आप, ये है एनायन। मेरे भाई अब देखें, ये कैटायन भी एक बहुत बढ़िया वाला कैटायन है, इसमें नेट चार्ज है +1, यहां नेट चार्ज है 0, यहां नेट चार्ज है -1, आप देख सकते हैं। तो मेरे भाई 0 तो प्लस और -1 के बीच में ही आएगा। +1 से हमने पीएच बढ़ाया, यहां आए और यहां, समझे इस बात को। तो मैं इन दोनों के लिए इक्वेशन लिख सकता हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन लिखिए। अब मान लेते हैं ये है Ka1। अच्छा, तो ये K1 किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है? COOH का। किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है? COOH का। तो बताइए जरा, Ka1
अगर मैं लिख रहा हूं इसके लिए, तो एक तो H+ आएगा, राइट हैंड साइड में H+, एक क्या है बताइए, ज्विटर आयन है, मैं Zi से लिख रहा हूं ज्विटर आयन, दिस इज योर ज्विटर आयन Zi, और ये है आपका केटायन, तो मैंने C लिखा ब्रैकेट में, इट्स ओनली C केटायन, और ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे में सेकंड के लिए अगर लिखूं Ka2, सो थिंक अबाउट फर्स्ट की Ka2 क्या था, Ka2 है NH3+ का डिसोसिएशन, NH3+ का, ओके। सो व्हाट वुड बी दैट, बताइए, H+ आएगा, इसमें भी H+ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एनायन आएगा, आप देखें एनायन आएगा, एनायन, और नीचे क्या आएगा, ज्विटर आयन, सो ये देखिए ज्विटर आयन, ओके, इट्स इक्वेशन 2। बहुत आराम से देखिए, बहुत इजी है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं लेता हूं, तो बताइए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, K1 K2 मल्टीप्लाई करो तो कुछ टर्म कट जाएंगे, जैसे ज्विटर आयन कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका क्या, H+ होल स्क्वायर, इसके कंसंट्रेशन टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आएगा आपका क्या, एनायन का कंसंट्रेशन अपॉन केटायन का कंसंट्रेशन, सो वी विल गेट इक्वेशन 3। सारे लोग ध्यान से देखें, ये एक इक्वेशन है मेरे भाई। अब बहुत आराम से समझें जरा कि इस इक्वेशन को हम अभी और क्या करेंगे, नॉर्मल करेंगे, इजी करेंगे, थोड़ा सुंदर फॉर्म में दिखेगा, बट पहले यहां देख लें, आपको बहुत कुछ समझ में आना चाहिए। ये लो पीएच कंडीशन है, ये लो पीएच कंडीशन है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये लो पीएच है, ये हाई पीएच है, ठीक है, और ये एक ऐसा पीएच है, ये एक ऐसा पीएच है जहां पर आपका ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है, जहां ज्विटर आयन, तो मेरे भाई वो पीएच जो होता है जहां आपका अमीनो एसिड मेनली ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसी को बोलते हैं पीआई, उसी को बोलते हैं आइसोलेक्टिक पॉइंट। थिंक अबाउट दिस बहुत आराम से, एक ऐसा पीएच जब नेट अमीनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन के फॉर्म में डोमिनेट करता है, उसी को हम आइसोलेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। तो मेरे भाई लिख सकते हैं इसे, इट इज अ pH at which, सारे लोग देखें, इट इज अ pH at which, मैं यहां पर बातें लिख रहा हूं, सारे लोग देखें, फर्स्ट पॉइंट, एक ऐसा pH जिसपे अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। बेटर होगा कि मैं और क्लियर लिखूं, अमीनो एसिड मेनली एग्जिस्ट एज ए ज्विटर आयन। बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, ये एक ऐसा पीएच है जब आपका अमीनो एसिड कैसा एग्जिस्ट करता है, ज्विटर आयन जैसा। चलो बताओ, इससे कम पीएच पर ये सीन होगा, इस पीएच से कम पीएच पर ये वाला सीन होगा। क्या यहां अमीनो एसिड केटायनिक है? क्या यहां अमीनो एसिड केटायनिक है? तो चार्ज है इसके ऊपर, और इससे ज्यादा पीएच पर भी चार्ज आ रहा है। तो क्या मेरे भाई बताओ, इन केसेस में लो पीएच और हाई पीएच, आइसोलेक्टिक से पीछे, आइसोलेक्टिक के आगे, क्या अमीनो एसिड मूवमेंट करता होगा सॉल्यूशन के अंदर या नहीं? ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए कंटेनर में अमीनो एसिड पड़ा है, एक कंटेनर में अमीनो एसिड पड़ा है और वो लो पीएच पर है, तो मैंने भाई इस पे प्लस चार्ज होगा, केटायनिक चार्ज होगा। अब अगर मैं उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, मैं उस पे फील्ड इंपोर्ट करूं, एक्सर्ट करूं, तो क्या उसके केटायनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करना चालू करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। उसी तरीके से एनायनिक, अगर हमने आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच रखा है, तो ये वाले भी क्या करेंगे? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करेंगे। सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन आपका पीएच है वो पीआई के बराबर है, आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर है, तो मेरे भाई अब मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम तो नेट चार्ज 0 लेकर बैठा है। मैक्सिमम अमीनो एसिड ज्विटर आयन फॉर्म में, वो नेट चार्ज 0 लेकर बैठा है, तो भैया मूवमेंट नहीं मिलेगा। एक ने कहा कुछ तो केटायन होगा,
कुछ तो एनायन होगा, आई एग्री। जितने भी केटायन होंगे वो मूव करेंगे तो एनायन भी उतने ही एनायन को भी मूव करना पड़ेगा, नेट बैलेंस दिखाना पड़ेगा। आइसोइलेक्ट्रिक एक ऐसा पॉइंट होता है जहां नेट मूवमेंट नहीं होता। देखें नेट वर्ड यूज कर रहे हैं। एमिनो एसिड मेनली एग्जिस्ट एज ए ज्यूटाराइन। सेकेंड पॉइंट सारे लोग देखें, नो नेट मूवमेंट। समझे? अगर थोड़ा केटायन कंसिडर किया है तो मेरे भाई इस पीएच पे केटायन का कंसंट्रेशन एनायन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। एट दिस पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, concentration of cation would be equal to concentration of anion. तो that's very easy. करें, आगे बढ़ें तो यहां से निकाल ले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सारे लोग देखिएगा, मैं इसी में लॉग ले रहा हूं। लॉग लेना आता है, लॉग Ka1 प्लस आ जाएगा लॉग Ka2, इधर क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉग H प्लस लॉग ऑफ A/C। मेरे भाई एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। अगर एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Pk1, ये हो जाएगा Pk2, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ pH, फॉर्मूला पता है ना, pH माइनस ऑफ लॉग H प्लस, एंड ये आ जाएगा आपका प्लस लॉग ऑफ C/A। अब आपको निकालना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो मेरे भाई ध्यान से देखें, फॉर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, सारे देखें, फॉर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या आपको पता है? दो चीजें आपको पता है। पीएच को हम पीआई लिखेंगे, सही है, पीएच को क्या लिखेंगे पीआई, एंड कंसंट्रेशन ऑफ केटायन वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। तो मेरा पुट इट, यू वुड गेट व्हाट, पीआई इक्वल टू Pk1 प्लस Pk2। समझना जरा। तो मेरे भाई पीआई क्या आ जाएगा, इट वुड बी अर्थमेटिक मीन ऑफ Pk1, पीआई एंड Pk2। ये आया भाई साहब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फॉर्मूला। अब जरा समझदारी दिखाइएगा, पीआई है नेट चार्ज 0, तो Pk1 Pk2 क्या होगा, जस्ट पहले और जस्ट बाद का, यानी कि 0 के जस्ट पहले क्या होता है -1 चार्ज, और जस्ट बाद क्या होता है +1 चार्ज, या -1 +1 उल्टा कर लो, कोई इशू नहीं, समी तो लेना है यार अपने को करेगा। तो ये पीके हमें ढूंढने आने चाहिए। मान लो आपके अमीनो एसिड पर नेट चार्ज है +2, नेट चार्ज क्या है +2, तो जो पहला डिसोसिएशन होगा उसमें जो कांस्टेंट लगेगा वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि उस डिसोसिएशन से +2 का चार्ज आएगा +1 में। क्लियर? अब जो आएंगे दो कंजुगेटिव कांस्टेंट वो हमारे K1 K2 आएंगे, क्योंकि तुम +1 पे पहुंच चुके हो। +1 के बाद अब जो कांस्टेंट यूज होगा डिसोसिएशन में 1 0, और उसके बाद 0 से -1, उसका अर्थमेटिक मीन होगा हमारा पीआई, वो होगा हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे लोग ध्यान से देखें, समझें, सीखें, ये जल्दी से देख लीजिए। आइए बच्चों, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में हमने अभी भी पढ़ा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे, एकदम रिलैक्स हो जाए। पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम इससे रिलेटेड। मेरे भाई एक चीज थी जो मैंने बीच में बोला, मूवमेंट की बात इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैं चाहूंगा आप लोग इसे समझें। ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत सिंपल। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, movement of charge particle under influence of electric field, under influence of electric field is known as electrophoresis। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, वही जो मैंने अभी बताया था। जैसा बताइए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि
नेट चार्ज ज्विटर आयन के फॉर्म में रहेगा, नेट चार्ज 0 रहेगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनोमेना। चलिए यहां कुछ चीजें बताइएगा, ठीक है, बहुत मजेदार चीज। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछूंगा मैं आपसे, नोट बताइएगा, ठीक है। अगर अगर इफ फर्स्ट पॉइंट pH इज लेस देन PI, याद करो भी आइसोलेटिक पॉइंट में यहां जो डायग्राम बना था, बीच में PI था, इधर लेस देन pH था, इधर राइट ग्रेटर देन pH था राइट में। तो एक pH लेस देन PI, तो आप बताओ आपका एमिनो एसिड पर नेट चार्ज कैसा होगा? PI से कम pH पर, PI से कम pH पर एमिनो एसिड पर नेट चार्ज कैसा होगा? सोचकर बोलो, सोचकर मेरे भाई। एमिनो एसिड would be cationic, would be cationic, पॉजिटिव चार्ज होगा मेरे भाई अगर PI से कम pH होगा। और मेरे भाई एक बात और बताओ, अगर कैटायनिक चार्ज है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा? अगर ये कैटायनिक है तो डेफिनेटली वुड मूव टुवर्ड्स बोलो कैथोड, कैथोड की तरफ भागेगा मेरे भाई, वुड मूव टुवर्ड्स कैथोड। और केसेस हैं, उसका जवाब चाहिए होगा मुझे आपसे। सेकंड अभी बताना, पहले थर्ड बता दो। इफ pH ग्रेटर देन PI, अगर pH PI से, राइट वाला केस आ गया, एनायनिक एमिनो एसिड वुड एग्जिस्ट या वुड बी एनायनिक, सही है मेरे भाई। और बताइए किधर 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 भागेगा, किधर भागेगा? मूव टुवर्ड्स एनोड। वो याद रखना, ए से एनायनिक एंड सी से कैथोड, कैटायनिक, बहुत आसान है। मूव टुवर्ड्स एनोड। ये वाले केस के बारे में आप अपनी राय दीजिए। इफ pH इक्वल टू PI, मेरे भाई बताओ, एमिनो एसिड वुड एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन एंड नो मूवमेंट। आई थिंक इट्स इजी। एमिनो एसिड वुड बी इन ज्विटर आयन फॉर्म, सही है, एंड नो नेट मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस छोटा सा पॉइंट ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मेरे भाई IIT क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ पर कई अलग अलग टाइप के, तो मैं आपको 2-3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट बोर्ड, सारे लोग देखें, एग्जांपल 1 ये है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन, सारे लोग देखें, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन एट pH इक्वल टू 2, 6 एंड 10। तो मेरे भाई देखो 3 pH हैं, हमें ये तो समझ में आ रहा है ये सबसे कम pH है, बहुत लो साइड में, नेट कैटायनिक होगा, ये हाई साइड में यहां एनायनिक होगा, 6 वाले में ठीक है, अभी तक के लिए हम ज्विटर आयन बनाएंगे। तो मेरे भाई लुक एट, वी ऑल नो कि हम नॉर्मली तो एलेनिन को ऐसे लिख देते हैं, मुंह उठाकर देखिए, ऐसे लिख देते हैं या नहीं लिख देते हैं? ये CH3 और ये CH3 CH, ये आया NH2। अभी मैं बना नहीं रहा हूं, अभी तो मैं बस एलेनिन छाप रहा हूं ऐसे ही, CH3 CH NH2 एंड CH। अब सारे सुनना, जब pH 2 होगा तो तुम्हारे पास खूब सारे H प्लस होंगे, तो वो H प्लस डेफिनेटली NH2 को क्या करेंगे? प्रोटोनेट करेंगे। ये स्ट्रक्चर है एट pH इक्वल टू 2। जब बहुत सारा pH मतलब OH माइनस आयन कंसंट्रेशन होगा तो वो COOH का है, चुरा ले जाएंगे। देख लो, चुरा लिया है इसने H प्लस को, तो मेरे भाई COO माइनस हो गया। एंड pH इक्वल टू 6, एक इंटरमीडिएट pH वैल्यू ऐसी होती है जिसमें आप देख सकते हैं ये NH3 प्लस होगा और ये COO माइनस होगा। एक बच्चा कह रहा क्या ये आइसोलेटेड पॉइंट है? यस मेरे भाई, आप देखें ये 3 स्ट्रक्चर हैं एलेनिन के, ये है pH इक्वल टू 2 पर, ये है pH इक्वल टू 6 पर, और ये है pH इक्वल टू 10 पर। एक बच्चे ने कहा सर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि pH इक्वल टू 2.5 पर बताओ, तो यही रहेगा, pH इक्वल टू 11 पर यही रहेगा, कंसंट्रेशन थोड़ा कम ज्यादा होगा, बट आपको यही बनाना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है, तो ये सॉल्यूशन देख लें इस क्वेश्चन का।
यहां आपकी आंखों के सामने इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के। मेरे भाई मैं उस पर आपको ले चलूं उससे पहले मैं नोट में आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। ये याद रखेंगे आप कि COOH जो होता है इज मोर एसिडिक। मैंने बताया था उस समय आपको COOH का जो K था वो किस ऑर्डर का था, 10⁻⁻5 के ऑर्डर का था। एंड NH3+ का K किस ऑर्डर का आ रहा था बताओ? इसका K आ रहा था 10⁻10 के ऑर्डर का। तो मेरे भाई साफ साफ दिख रहा है उसकी K वैल्यू ज्यादा है। समझ रहे हैं? COOH इज मोर एसिडिक। ये लिखने वाली बात तो है नहीं, आपको पता है, इज मोर एसिडिक। ये क्या कई बार तुम लोग बुद्धि लगाते नहीं हो। देन COOH is more acidic than NH3+। ये अलग अलग कैटेगरी के हैं इसलिए डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। ये वैल्यूज मैंने आज ही बताई थी आपको कि नॉर्मल एसिड 10⁻5 का होता है और अमीनो एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ मिलती है 10⁻10 के ऑर्डर की। तो डेफिनेटली वो बिकॉज ऑफ NH3+ ग्रुप होती है। तो आप देख सकते हैं छोटी सी बात है जो अक्सर आ जाती है। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, लुक एट एग्जाम्पल 2, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI। आपको PI पता करना है, बहुत आराम से सुनिएगा, ठीक है। फाइंड PI। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया और यहां मैंने आपको दे दिया, देखिए ये है NH3+ COOH, एक अमीनो एसिड। अब मेरा फर्ज है कि मैं इनका pK वैल्यू या K वैल्यू आपको दूं, ठीक है। तो मैं इसका pK भी आपको देता हूं। इसका pK है X और इसका pK है आपका Y, ठीक है। हालांकि यू कैन इजिली फाइंड आउट कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, आप आराम से पता कर सकते हैं, ऊपर ही मैंने बताया अभी। एक और क्वेश्चन देता हूं, इसे देखना जरा, सारे लोग देखना। NH3+